बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह, कल नेटवर्क का इशू हो रहा था जिसकी वजह से मैं नावल अपलोड नहीं कर पाई। तो जी ये जो नावल है ये इश्तियाक अहमद और फ़ारूक अहमद ने मिलके लिखा है। मतलब इसको पहले जो है इश्तियाक अहमद ने लिखा था, इसके बाद इसमें कुछ तरामीम वगैरह जो हैं वो फ़ारूक अहमद ने की हैं। तो मतलब ये इन दोनों का एक नावल है। इश्तियाक अहमद का 800वां नावल है जो कि उन्होंने अपने उस्ताद गायबाना उस्ताद इब्ने सफ़ी की याद में लिखा है, उनको ख़ुराज तहसीन पेश करने के लिए। आप लोगों को ये नावल थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा मज़हर कलीम के नावल से, क्योंकि ये जो है इब्ने सफ़ी के अंदाज में लिखा गया है। तो हो सकता है शुरू में आप लोगों को थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। जब आप पूरा सुनेंगे इसको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। तो इस नावल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजब तलस्माती सी फ़िज़ा थी, किसी के भी जहन में इस्तवार तसव्वुर जन्नत के मुमासिल और तलसम होशरबा के बाग़े सेब से ज़्यादा दिलफरेब नीलाहट माइल सब चमकीली धुंध थी जो 400 छाई थी। आसमान को छूती बुलंदियों के दामन में दरख्तों से घिरी इस नीलगों वादी में वो यक्का और तन्हा थी। कब और कैसे और कब यहाँ पहुँची थी ये बताने से कासिर था उसका जहन। बस यकायक ही उसने ख़ुद को इस मंज़र का हिस्सा बने पाया था। शायद ऐसा ही महसूस करते होंगे दूसरी दुनियाओं की तलाश में निकले मुसाफिर जब उन्हें किसी सियारे की सतह पर बेमौफ किया जाता होगा। आसमानों पर रहने वाली किसी खुदसर और अपने हसन पर नाज़ा अप्सरा को जब उसके गुरूर की सज़ा देना ठहर जाता होगा तो इसी तरह किसी अनजान दुनिया में उतारी जाती होगी जहाँ ना कोई आईना होता होगा ना ही कोई शीशा घर, लेकिन ना तो वो खलाओं में भटकती मुसाफिरा थी और ना ही कोई सज़ा याफ्ता अप्सरा। ये तय करना भी आसान न था कि यह कुर्रा ज़मीन का ही कोई ख़ित्ता है या किसी मुसव्विर के आला तरीन ज़ौक़ तख़लील का सहजती शहकार। आसान यूँ न था कि जहाँ तक नज़र जाती थी जनवरी की सुबह जैसी बादलों में से छन छन कर आती खुशगवार सी ठंडी धूप खुली नज़र आती थी, लेकिन उसके कतई बरअक्स ऊपर आसमान पर रात तारी थी जहाँ वो सितारों को झलमलाते और टमटमाते देख सकती थी, जहाँ सितारे सचमुच आसमां के चिराग जान पड़ते थे। इसी वक्त बहुत दूर एक टेले पर से एक नौजवान कुरून वस्ता के ज़माने के शहजादों जैसा लिबास ज़ेबतन किए उतरता नज़र आया। ऐसा लिबास उसने बस फिल्मों में ही देखा था। चाल में वो दिल अवेज़ वजाहत थी, गोया हवा के दोष पे तैर रहा हो। चेहरे पे एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए वो उसी की तरफ आ रहा था। वो सर ऊपर उठाए एकटक उसे देखती रही। इसी बेखुदी के आलिम में वो उस वक्त चौंकी थी जब वो ऐन उसके सामने आन खड़ा हुआ। नज़रें नौजवान शहजादे के चेहरे पर जम के रह गई थी। नौजवान होना तो खैर एक हयातियाती हकीकत थी, लेकिन शहजादे की तशबीह बिलाशुबा उसके तख्लीक की तलफाना कारीगरी का समर रही होगी। वो कि जिसमें हुस्न जाविदा की जान थी अपने जहन की इस नज़ाकतों के तारोपूत को झंझना उठने से न रोक पाई थी, जिनका रब्त लड़कपन की इन यादों से जुड़ा था जब लाशऊर बचपन में सुनी और पढ़ी दियोमालाई कहानियों से वाबस्ता किसी सपनों के शहजादे का मतलाशी रहा करता था। लेकिन वो तो माहो साल की कैद से आज़ाद वो खलंडरा लड़कपन कहीं बहुत पीछे सिसकता छोड़ आई थी। उसके बावजूद आज इस नौजवान को सामने पाकर वही एहसास न जाने क्यों दिल को छोने की जिसारत कर रहा था। तख्लीक के शहजादे ने करीब आकर एक दिल आवेज़ मुस्कुराहट के साथ दोनों बाजू उसकी तरफ उठा दिए। वो बेखुद सी होकर उसकी तरफ लपकी। शहजादा भी 2 कदम आगे बढ़ा और उसे बाजुओं में थाम लिया। एक सरसराहट से इबारत एहसास उसके सरापे में जैसे तैरता चला गया। फिर न जाने कैसे उसके बाजुओं के सहारे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही उठती चली गई।
शहजादे की नींबुआ आंखों में डूबते हुए उसे अपने वजूद के बेवजन होने का लतीफ़ सा एहसास हो रहा था। दफ़ातन ख्याल आया कि ऐसा ही मंजर उसने कभी किसी अंग्रेज़ी फ़िल्म में भी देखा था। उसने चौंक कर शहजादे की तरफ देखा, लेकिन हज़ार ख्वाहिश के बावजूद सुपरमैन से कोई भी मुमासलत तलाश ना कर पाई। फिर वो नीचे दूर तक फैली इस हसीन वादी को अपनी आंखों में उतारने लगी। इसी ख्वाबदीदा कैफियत में उसके कदम फिर किसी पहाड़ की चोटी से जा टकराए, लेकिन अभी कदम टिके ही थे कि शहजादा उसे अपनी बाहों में लिए हुए चोटी से कूद पड़ा, लेकिन इस बार भी तेज़ रफ्तारी से गिरने के बरक्स वो इसी तरह नीचे आने लगे जैसे किसी लिफ्ट के ज़रिए उतर रहे हों। इस तरह कई बार हुआ। वो किसी ऊंचाई पर जहाँ पहुँचते फिर वहाँ से नीचे कूद पड़ते। वो गोया हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन उस दौरान शहजादे के चेहरे पर सजा हुआ बांकपन आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगा। जब भी वो किसी ऊंचाई से छलांग लगाते तो उसके हलक से ऐसी आवाज़ें निकलने लगती जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। कभी कलकारियाँ मारकर तालियां पीटने लगता और कभी उसे दोनों बाजुओं की गिरफ्त से आज़ाद कर देता। जब वो नीचे गिरने लगती और डर के चीखें मारती तो वो बच्चों की तरह उछल कर ज़ोर से हंसता। सितम ज़रीफ़ी ये कि हंसने का अंदाज भी डोनाल्ड डक वाला होता। फिर अचानक कहीं से हवा के दोष पे आती घंटियों की मुतरनम आवाज़ उसकी समात में रस घोलने लगी। साथ ही एक आवाज़, कुल्फ़ी वाला, ठंडी कुल्फ़ी वाला, मीठी कुल्फ़ी वाला, टन 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 कुल्फ़ी वाला। दफतन जैन को एक और झटका लगा। शहजादे का चेहरा X2 के चेहरे से बदल गया, लेकिन X2 का चेहरा, भला ये कैसे मुमकिन था? X2 को तो उसने कभी देखा ही न था, और उसने क्या, किसी ने भी नहीं। अच्छा तो ये X2 है। चुंधियाई आंखों से उसने शहजादे X2 के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। देखते ही देखते चेहरे के नकुश एक बार फिर तब्दील होने लगे और उसे अपने हलक में कांटे पड़ते महसूस हुए। इस बार वो बुरी तरह बौखला गई। अपने हलक से उठने वाली बेसाख्ता चीख को किसी तरह भी न रोक सकी। अब उसके सामने किसी और का नहीं, इमरान का चेहरा था। वही हिमाकत अंगेज मुस्मसी शक्ल। उधर उसके हलक से चीख निकली, उधर इमरान ने बौखलाकर उसे छोड़ दिया और वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ चली। साथ ही इमरान के मुंह से निकला, अरे बाप रे। और फिर उसी आवाज़ के साथ ही दफतन सारा मंजर तहलील हो गया। ना वो सरसब्ज वादी रही, ना ही इमरान रह गया तो सिर्फ अंधेरा। सर्द मौसम के बावजूद उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। हलक में प्यास से कांटे पड़ने लगे। सब कुछ गायब हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद बस एक घंटियों की आवाज़ थी जो किसी सूरत थमने में नहीं आ रही थी। ख्यालात का तलस्म टूटने से पहले उसने अंधेरे में आंखें फाड़ने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। घबरा कर उठ बैठी। बेतुके मंदिर का तसलसल टूट चुका था, लेकिन कुल्फ़ी वाले की घंटी की आवाज़ शायद ख्वाब व हकीकत की तफरीक से नाआशना थी और इसीलिए ख्वाबीदा जहन को बेहिस्सी से झंझोरे डाल रही थी। वो सर्दियों में भी एयर कंडीशनर और पंखा चलाकर सोने की आदत थी, लेकिन बिजली जाने के सबब एयर कंडीशनर भी बंद हो चुका था और दिलों का नीला बल्ब भी। बिजली घंटी एक बार फिर चीखी। इस बार वो उछल पड़ी। दिमाग में शोला सा लपका। बिला किसी तेज़ी से उसने सराहने मेज़ पर रखे फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगाया। जोलियाना आफ्टर वाटर। नींद में डूबी आवाज़ में उसने कहा, सोते वक्त भी कान खुले रखो जोलिया। X2 की भराई हुई आवाज़ से नाखुशगवारी मुतरहिश थी। सच सॉरी सर। जोलिया की आंखें बदस्तूर बंद थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शायद। सिर्फ कुंपटियों पर हल्का सा दबाव महसूस कर रही थी। बात नहीं बनेगी, वरना किसी और को तुम्हारी जगह भेजा जा सकता था। मैं ठीक हूँ जनाब। तो फिर इसी वक्त तरंडा फोर के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ एक मकान में चंद सफ़ेद फार्म बतौर मेहमान क़याम पदीर है। उनमें डंकन मोर नाम का एक ऑस्ट्रेलियन भी है। उससे होशियार रहने की ज़रूरत होगी इस घर में दाखिल होने और वहीं रुके रहने की कोशिश करना। सिर्फ हालात पर नज़र रखो। फिल वक्त किसी मुहिम जोई की ज़रूरत नहीं। मकान का पता नोट करो, विम्बलडन रोड, गली नंबर 5, मकान 7। ठीक है सर। जोलिया, शायद तुम अभी तक नींद में हो। नहीं जनाब। जोलिया ने आवाज़ में चाबकदस्ती लाने की कोशिश की। क्या तुम ये काम अकेले कर पाओगी? सनफे नाजुक का किसी के घर में किसी भी वक्त मज़लूमियत का लिबादा और कर दाखिल होना आसान तरीन काम है। उसके बावजूद बेहतर होगा कि इमरान के साथ जाओ। इमरान के साथ? जोलिया के माथे पर शिकने उभर आईं। क्यों? X2 का लहजा गिराहट में तब्दील हो गया।
लेकिन इमरान का रवैया अक्सर नाकाबिले फ़हम हो जाता है। जोलियाना मशीन के एक पुर्जे को दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। शिकायत की कोई गुंजाइश मैसर नहीं होती। इमरान को हैंडल करना बहुत मुश्किल है सर। जोलिया उलझ कर रह गई। उसे तुम हैंडल करोगी? X2 की इस्तेहज़ाइया हंसी सुनाई दी। नहीं सर, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? जोलिया X2 कराया। जोलिया को एक झटका सा लगा। फ़ौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। बहुत बड़ी हिमाकत सरजद हुई थी। उससे शायद ख्वाब वाली गोफत से अभी तक खुद को आज़ाद ना कर पाई थी। हमारी ज़िंदगियाँ एक भरे काज के लिए वाकिफ़ हैं जोलियाना। घर संजीदगी और बचकाना रवैयों की तरह बराबर भी गुंजाइश नहीं। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और जज्बाती वाबस्तगियों को पस-ए-पुश्त डालना होगा, वरना इसी वक्त इस्तीफ़ा देकर घर बैठ सकती हो। X2 के लहजे में कदमनाकी की झलक थी। नो सर, सॉरी सर। जोलिया बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसके नो सर और सॉरी सर का इंतज़ार किए बगैर X2 का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। शदीद खजालत के असर जोलिया के चेहरे पर नमूदार हो गए थे। उसके बाद उसने जो महसूस किया उसे झुलाहट और बेजारी के दरमियान के किसी भी दर्जे पर फाइज किया जा सकता था। फ़ोन को रिसीवर पर तकरीबन पटक कर उसने अपने वजूद को पूरे ज़ोर से पीछे की तरफ धकेला और नरम गद्दे पर झूलकर रह गई। नींद के दौरान इमरान असाब पर सवार तो जागने पर X2 जाए तो जाएगा। उसने अपने बालों को दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया और सर को आगे झुकाकर ठोड़ी को सीने पर लटकाया। फिर इसी आलिम में कुछ देर बैठी रही। फिर एक तवील सांस लेकर उठी थी। रेडम डायल वाली टाइम पेस पर नज़र डाली। रात के 12 बज रहे थे। उसने बुरा सा मुँह बनाया। शदीद सर्दियों की रातें थी और फिर ये किस कदर बेतुका हुक्म था। फलां बंगले में चंद सफ़ेद फाम अफराद मुकीम हैं, वहाँ जाओ, रुके रहने की कोशिश करो और हालात का जायज़ा लो। ना कोई तफसील, ना कोई इशारा, वो भी रात के आखिरी पहर। क्या ये काम दिन में नहीं किया जा सकता था? आखिर वो जाग कर कहेंगे क्या? ये सब सवालात उसके दिमाग में गूंज कर रह गए। नींद जुलाहट के आलिम में वो बिस्तर से उठकर बाथरूम में जा घुसी। फिर गर्मा गर्म शावर दिमाग को राह रास्त पर लाने में मददगार साबित हुआ था, क्योंकि लिबास तब्दील करके बाहर निकली तो झुलाहट की जगह गुनगुनाहट ने ले ली थी। खुद को हद दर्जे ताज़ा दम महसूस कर रही थी। बाल संवार के हल्का सा मेकअप किया और कार की चाबी उठाकर बाहर निकल आई। जोलिया को फ़ोन करने से कोई 3 घंटे कबल X2 ने सफदर के ज़रिए चौहान और खावर को एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत की थी। JK 2424 नंबर की लैंड क्रूज़र और एक वटारा जीप JM 5456 की निगरानी मकसूद थी। खबर मुसाफिरों की रवानगी वाले हिस्से में मंडला रहा था और चौहान बराए अहमद लाउंज के सामने इस तरह चहलकदमी कर रहा था जैसे उसके आबाई घर का वॉकिंग ट्रैक हो। लेकिन अभी तक दोनों ही गाड़ियों का दूर दूर तक पता न था। खाविर और चौहान को एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते 2.5 घंटे गुजर चुके थे। कहीं सफदर से नंबर लिखने में भूल चूक ना हो गई हो। एक दूर परे के सतून की आड़ में खड़े होकर खाविर ने X2 की मखसूस फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसमीटर पर चौहान से रब्ता कायम किया था। सफदर ऐसी हिमाकतों से तसल्ली बख्श हद तक मुबरा है। चौहान के लहजे में मुस्कुराहट का अंसर वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था। आखिर X2 को हमसे बराए रास्त रब्ता करने में क्या अमर माने था? क्या हमें गर्ज होनी चाहिए कि X2 की हिदायत हम तक कैसे पहुंचती हैं? अगर हम रोबोट होते तो शायद नहीं। बेहतर होगा कि ये शिकवा तुम बराए रास्त X2 से करो। शायद उसका वक्त भी जल्द ही आ जाए। तल्ख लहजे में जवाब मिला। तुम जहनी थकन का शिकार हो खावर। छुट्टी लेकर तफरीह पर जाओ। जहनी थकन का बड़ा सबब इमरान है। तनवीर को भी इमरान से परखाश थी और तुम भी इसी राह पर चल पड़े हो। तनवीर का मामला और था। जोलिया के सिलसिले में इमरान को रकीब समझने लगा था। इमरान की दिलचस्पी जोलिया में सिफर के बराबर है और जोलिया की खावर की हंसी जहरीली थी। तुम इमरान की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं, वरना ये बात ना कहते। तुम ही वाकिफ़ रहो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उसकी शख्सियत से। इस बहस में उलझकर कहीं अपना हदफ से गाफिल ना हो जाना। तुम अपने हदफ की फ़िक्र करो। खावर खुश्क लहजे में बोला। एक तवील सांस लेकर चौहान ने रब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर उसे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। JK 2424 तेज़ रफ्तारी से उसी तरफ आती नजर आई। लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खुला और एक लंबा तरंगा सफ़ेद फाम शख्स पिछला दरवाज़ा खोलकर उतरा। उसे देखकर सवारियों के मुंतज़िर लोगों के हुजूम में से यूरोपी नक्कुश वाले 2 सफ़ेद फाम मर्द और एक नौजवान औरत आगे आए।
ओके जी, तो आज तक के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी नई एपिसोड के साथ। आपको ये नावल थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा मजहर कलीम के नावल्स की बजाय, क्योंकि ये इब्न सफ़ी के अंदाज पे लिखा गया है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।